आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, प्रारंभ में हमने पीसीएस 2023 का सारा एक साथ प्रश्नों का साक्ष्य दिखाया था। 150 में 37 करंट अफेयर्स घटा दिया। 113 में मैंने 100 प्लस का पीसीएस का साक्ष्य दिया था। कहाँ से? घटना चक्र लुसेंट से। उसके बाद हमने दिया था आरओ एआरओ, जिसका बहुत से कोचिंग वालों ने हवा मचाया था, बहुत कठिन है। उसका साक्ष्य मैंने दिया था, उसमें भी रीजनिंग 15 और मैथ, साथ ही साथ करंट अफेयर्स 20, यानी 35 प्रश्न को घटाने के बाद 105 बचता है। 105 में मैंने 84-85 तक साक्ष्य मैंने दिया है। ठीक है। उसके बाद लोगों ने कहा कि सर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक सब्जेक्ट का अलग अलग कर दीजिए। तो भैया, जैसा लोग मुझसे कहते हैं मैं वैसा करता हूं। जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को पहुंच पावे, मैं वही कार्य करता हूं। मैं अपने मन से कुछ नहीं करता हूं। मेरे ऑडियंस जो है, मेरे सब्सक्राइबर जो है, वो हमसे जो बोलते हैं, हम उसी प्रकार से कार्य करते हैं। अब कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं कि बार बार साक्ष्य दिखा रहे हैं, हम तो जो है पगला गए हैं देख देख करके। भाई, जो पागल हो जा रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, ये उनके लिए है जो चीजों को समझना चाहते हैं, अभी तक मार्ग से भटक रहे थे, उनको सही हथियार नहीं मिल पा रहा था, ये उनके लिए है। आप पागल हो रहे हैं या इससे पहले आपको जानकारी थी? जैसा कमेंट में भी आया कि ये तो सबको पता है कि यहाँ से, तो भाई आपको पता है तो भाई जिसको नहीं पता है उसको सीखने दीजिए, आप मत देखिए वीडियो। और अगर सबको पता है तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार व्यू कैसे जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, लोगों को आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता नहीं है वो दूर रहे, और जिसकी आवश्यकता है, जो पढ़ने लिखने वाला है, उसे जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि कुछ लोग बाहरी लोग यानी कोचिंग के लोग भी अपने चैनल पर जुड़े हुए हैं और बहुत परेशान है इस वक्त कोचिंग वाले हमसे। बड़ी बड़ी हस्तियां, आपको आज बता दूं, मैं एक कोचिंग में गया था। बहुत बड़ा कोचिंग है दिल्ली मुखर्जी नगर में। वहां पे उन्होंने बुलाया था, लेकिन मेरा लिंक जो मैंने वीडियो का भेजा था उनको, वो देखने के बाद उन्होंने कहा आप तो सब दूसरा ही बता रहे हैं, बताइए कोचिंग वगैरह का कैसे काम चलेगा, आप सब कुछ राज खोल करके रख दे रहे हैं, ये सब चीजें। तो बड़ा ही खड़बड़ी मचा हुआ है कि हमारी तो दुकान ही बंद करवाने पे उतारू है। इसलिए जो है उनसे हमारी बहस हो गई। हमने कहा देखिए, जो चीज सही है सर वो तो मैं बताऊंगा ही, उसमें क्या समस्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है, आप सही चीज दीजिए तो सभी आएंगे। और उसमें क्या कौन सी गलत बात है कि हम किसी चीज को सही तरीके से बता दे रहे हैं कि स्टूडेंट को कि हाँ ज्यादा मत भटकिए, यहाँ से कर लीजिए, वहां से कर लीजिए, इसमें कौन सी बुरी बात है? तो ये चीज लोगों को बड़ी नागवार गुजर रही है, और काफी लोगों ने इस पर आपत्ति प्रकट की। और हाँ, तो ये तो खैर छोड़िए, मेरा काम है सही चीजों को बताना, आपका काम है सही कार्य को करना। दूसरी चीज जो है, मैं उन दोस्तों से बड़ा निवेदन करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब भी आप कर नहीं रहे हो, व्यू तो जा रहा है, 3200 लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं। उस हिसाब से मेरा व्यू तो बहुत ज्यादा अच्छा है, एवरेज से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। लोगों पे लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख लोग लेकर के बैठे हुए सब्सक्राइबर, उनका व्यू 1000, 1500, 2000 जा रहा है। उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जो व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दे। किताबों की दुकान जो खोल के बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ उनके पास 1.5, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो साक्षात किताबों का पोस्टमार्टम करके सब कुछ आपको बता रहा हूँ, तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। मतलब कि जिस एवरेज से व्यू जा रहा है उस एवरेज से सब्सक्राइबर भी बढ़ना चाहिए ना जी। हालांकि इतने कम समय में इतना सारा प्यार मिला है, उसके लिए आप लोगों को हमेशा तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन बटन जरूर दबाया करिए, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। इधर थोड़ा सा किताब वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा व्यस्तता रही है, लेकिन लगातार क्विज वहां पे करा रहे थे, इधर 2-4 दिन से डिस्टर्ब है, फिर उसको कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो और टेस्ट, हाँ कुछ लोगों का है कि सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा जीएस से। तो देखो भैया, जो टेस्ट सीरीज आजकल मार्केट में चल रहा है ना, उससे अपना आकलन करने की पहली बात तो गलती मत करिएगा। ठीक है। टेस्ट सीरीज जो बड़े बड़े कोचिंग का, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, मैं आपको बता दूं बड़ी बड़ी हस्तियों वाला जो नाम आप जानते हो टॉप वाले हैं, उनके टेस्ट सीरीज की क्वालिटी 2 कौड़ी का है। मैं बता रहा हूँ 2 कौड़ी मीन्स वही टेस्ट सीरीज घुमाते फिराते रहते हैं। कभी एक सीरीज बनाएंगे आप देखोगे तो उसमें पहला प्रश्न से जो स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जो नया छपवाएंगे वो लास्ट पेज में हो जाएगा, बीच वाला शुरू में आ जाएगा, इस तरह अलट पलट करके वही हेर फेर करते रहते हैं। तो जरा सा उसका भी ध्यान रखा करिए। और दूसरी चीज, 10 प्रश्न कोई फंसा उसा पाता नहीं है।
उन सब से आकलन मत करिए, जो मैंने हथियार बताया उसको जम करके पढ़िए। अब तो मैंने सब कुछ बजरंगबली की तरह सीना चीर करके कहते हैं दिखा दूं क्या, वो भी दिखा दिया यार, अब क्या करूं मैं। उस पर विश्वास करिए। कहते हैं कि 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। करंट अफेयर्स पे खूब जोर दीजिए। करंट अफेयर्स अगर 30 प्रश्न 35 प्रश्न पीसीएस में आ रहा है, 35 तो आता ही है लगभग लगभग, तो उसमें 30 तक टच करने की कोशिश करें। मैं नहीं कहूंगा लोगों की तरह हवा हवाई बातें 32 33 34 करिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, संभव ही नहीं है। अभी एक कहानी और आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ पीसीएस 2023 और आरओ 2023 में इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न आए हुए थे, आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स में पीछे पेज पर जनगणना भी दिया रहता है, योजना परियोजना भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इन सबको मिला के पीसीएस में 20-21 प्रश्न है और 15 प्रश्न लगभग समीक्षा अधिकारी में आरओ से पूछे गए हैं। अरे आरओ और पीसीएस में अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। 35 प्रश्न हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए इसमें करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है। परंपरागत सारे प्रश्न तो घटना चक्र क्वेश्चन से आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर जैसे बजट, योजना परियोजना, है ना, इन सब चीजों को आपको करंट से अपडेट रहना होगा। ठीक है। अगला जो यूपीएससी बीपीएससी आरओ 2024 होने वाला है, उसकी हम लोग स्ट्रेटजी इस प्रकार से बना सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो पेपर, शुरू से मैं यही पेपर रखा हूँ इसलिए इसको हटा नहीं पा रहा हूँ, बहुत साफ तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए जैसे सी मैं लिखा हूँ, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है इकोनॉमिक्स का लेकिन करंट का, ये विज्ञान का है इसीलिए मैंने काट दिया है। तो इस प्रकार से 1 2, ये जनगणना भी अर्थव्यवस्था में शामिल है इसलिए इसको भी अंकित किया है, 2 हो गया। इधर दूसरे सब्जेक्ट के हैं जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी का, इसको मैंने काट दिया है। जितने अर्थव्यवस्था के प्रश्न है और एक पीसीएस का पेपर है, इस प्रकार से आपको मैं अगर दिखाना चाहूंगा तो कुल मिलाकर के 20, अगर इसको जो है एक इसमें प्रश्न है जैसे उत्तर प्रदेश रिलेटेड, अगर इसको मैं घटा दूंगा, है इकोनॉमिक्स का लेकिन यूपी के संदर्भ में, अगर इसको घटा दूंगा तो 20, अन्यथा 21 प्रश्न पीसीएस में इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है। इसमें आपका लगभग जो है करंट का ही 8-10 प्रश्न इसमें है और कुछ उसमें है आरओ का बाद में दिखाते चलूंगा, आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25 जो करंट है उसको मैंने शामिल नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, करंट को मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि करंट अब पुराना कहाँ से ढूंढने जाओ। कुछ लोग कहते हैं करंट का साक्ष्य दो, तो भैया मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो करंट का पुराना वाला साक्ष्य मत मांगो, क्योंकि जो भी मेरे पास स्रोत था वो सब कूड़ा कबाड़ा वाला ले गया। अभी जो अगला एग्जाम होगा मैं उस पर ध्यान रखूंगा कि आपको करंट का भी स्रोत में दिखा सकूं, कहाँ से, किस मैगजीन से। जैसे 2 मैगजीन मैंने बताया पढ़ने के लिए, उनमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं उनको मैं अगले परीक्षा से अपडेट करता रहूंगा कि हाँ इतना यहाँ से मिला है, इतना यहाँ से मिला है। ठीक है। तो 25 नंबर प्रश्न को 125 नंबर प्रश्न से चलेंगे और इसमें पार्ट पार्ट में दिखा रहा हूँ। भूगोल का दिखा लिया, विज्ञान का दिखा लिया, इतिहास का दिखा लिया, है ना, अर्थव्यवस्था का दिखा रहा हूँ, पर्यावरण विज्ञान साथ ही मैंने दिखा दिया है। अब यूपी रह जाएगा, इसके बाद यूपी का भी दिखा दूंगा। फिर आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बताऊंगा और पढ़ाऊंगा भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। नया चैनल है, अकेले हैं, सब कुछ करना होता है इसलिए बहुत कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका एक एक प्रश्न 2-4 प्रश्न भी बढ़ जाएगा, तो भी जैसे 2-4 नंबर से रुक रहा है तो आप इस बार गलती नहीं होगी। ठीक है। चलिए, ये देखिए करंट का है, इसका कोई सच मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये जनगणना जो है लास्ट में मैं दिखा दूंगा। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। ये 2 प्रश्न कट गया, उसके बाद बचा 25 प्रश्न। हालांकि मैंने इसको काटा था, इसका सच है क्योंकि इसमें पर्यावरण का भी जिक्र है और जनसंख्या का भी जिक्र है। तो एक प्रकार से जन आर्थिकी का भी हो गया, एक प्रकार से पर्यावरण का। फिलहाल पर्यावरण में मैं इसका सच दिखा चुका हूँ इसलिए मैंने इसको काट दिया है। उसके बाद ये भी जो है, जो इसके बाद आ रहा है 125 के बाद 26 करंट अफेयर्स का है, इसका भी साक्ष्य नहीं दिखा रहा हूँ। और रही बात 27 का, इसका साक्ष्य मैं दिखाऊंगा। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान। ठीक है। कौन सा कथन इसमें सही है, तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, पहला विकल्प है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न साक्ष्य दिखाने लायक नहीं होते हैं क्योंकि ये कॉमन सेंस से हल किया जाता है प्रश्न, और बेहद ही आसान है, बिना कुछ कहे ए और बी होगा, क्योंकि आर्थिक विकास का निश्चित ही जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का भी आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है।
28 नंबर जनगणना का है, चूंकि मैंने बताया पहले भी मैंने आपको डिटेल में दिखा चुका है, बहुत आसान प्रश्न है। पहली जनगणना कह रहा है भारत का सर्वप्रथम कब किया गया है। आप सभी को पता है लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था 1872 में। तो यहाँ पे 1871 है, विकल्प सी में 72 है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है लॉर्ड रिपन के समय में जो नियमित जनगणना शुरू की गई थी 1881 में, उसकी बात कर रहा है। तो इसका विकल्प डी में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और ये पर्यावरण से है इसलिए इसको मैंने काट दिया है। एक किसी पुस्तक का है, फिलहाल मुझे नहीं मिला है इसलिए इसकी बात नहीं करते हैं। निम्नलिखित जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, या मातृ मृत्यु दर या नवजात दर में कमी। इनका इसका मैं साक्ष्य दिखाऊंगा। अगला पर्यावरण का है, रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा का, ये मैं दिखा चुका हूं आपको। एक करंट अफेयर्स का है इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। ठीक है, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। खेती किसानी आर्थिक क्रिया नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। स्वैच्छिक समाज कार्य है और एक नौकरी है, नौकरी की आर्थिक क्रिया नहीं है, पैसा नहीं मिलता है। परिवहन में आर्थिक क्रिया नहीं है, बिल्कुल है। तो कहने का मतलब एक जो स्वैच्छिक समाज सेवा यानी स्वयं सेवक यदि आप हैं, स्वयं से किसी चीज की सेवा कर रहे हैं, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। बच्चों वाला प्रश्न है, बेहद ही आसान है। ठीक है, इससे संबंधित सेम तो नहीं लेकिन मिलता जुलता दिखाऊंगा। अगला प्रश्न करंट का है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आइए पहले प्रश्नों पे चलते हैं। आइए डायरेक्ट चलते हैं। 25 नंबर छोड़ ही दीजिए, मैंने बताया कि ये आ रहा है आपका सतत आर्थिक विकास। हालांकि आर्थिक का है, मैंने बताया ना इसका प्रभाव। ये प्रश्न ऐसा है जो इकोनॉमिक्स के नजरिए से भी है। कुछ इसके ऐसे प्रश्न मिलते ही हैं इकोनॉमिक्स के, लगता है भूगोल का है, कुछ लगता है कि अर्थव्यवस्था का है, कुछ पर्यावरण की भी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, तो वही है औद्योगिकरण का जो प्रभाव होता है आर्थिक विकास का, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, उन सब के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दिखा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 127 में था कि आर्थिक क्रिया से क्या होता है, और ये आर्थिक विकास के जो जननांकी संक्रमण है उसके बारे में है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तृतीय अवस्था में राज्य जब विकसित हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। अतः लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस प्रकार निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है। चौथी अवस्था स्थिरता की है। तो ये वही वही चीज है जो प्रश्न में था कि आर्थिक विकास का प्रभाव जनसंख्या पर पड़ता है, जनसंख्या का प्रभाव आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, भारत में जनगणना की बात है, बहुत आसान प्रश्न है। ये तो यहाँ पे 1872 दिया हुआ है, लेकिन जो पीसीएस में प्रश्न था उसमें 71 दिया हुआ था। 71 में तो जनगणना हुई नहीं है। लेकिन आप विकल्प पे अगर ध्यान देंगे तो 1881 दिया है। लॉर्ड मेयो के समय तो 1872 कराया गया है, किंतु ये नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना जो प्रथम हुआ है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ है। बेहद ही आसान है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पीसीएस में आया है, आरओ में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बार बार प्रश्न पूछा गया। यहाँ देखिए प्रथम नियमित जनगणना 1881 दिया है, बहुत से लोगों ने हड़बड़ी में 1871 भी लगा के चलाया। जननी सुरक्षा योजना, देखिए यही प्रश्न था आपका, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम। आप लोग पेपर खोल लिया करिए, इस चीज को जब भी पढ़ा करिए मेरी क्लास को साक्ष्य वाला, तो पेपर निकाल के रख लिया करिए। ठीक है, ऊपर नीचे बार बार करने में बड़ी समस्या होती है और समय बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए लोगों को लगता है बड़ा लंबा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं दिखाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। तो जननी सुरक्षा का जो कार्यक्रम है ये सब चीजें तो दिया है, इसमें विकल्प 1 और 2 है। वेतन खान की आपूर्ति नहीं करना है, यहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए जननी सुरक्षा का जो उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, जन्म एवं जन्म के बाद आर्थिक आर्थिक यहाँ लिखा है, आर्थिक नहीं आर्थिक सहायता मिसप्रिंट है, कराना तथा बाल तथा मातृ एवं बाल मृत्यु दर को घटाना है। तो विकल्प डी में आपके बकायदे दिया हुआ था मातृ एवं बाल मृत्यु दर को घटाना। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रूफ है। हूबहू मत सोचिए, हल्का फुल्का चेंज होकर के आ सकता है। ठीक है, 131 प्रश्न में भी वही चीज है, प्रस्तावित जननी सुरक्षा क्या करेगी। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए है। केंद्र द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा प्रारंभ की गई है। इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है।
ठीक है, ये तो आशा के बारे में है। 137 में यहाँ पे प्रश्न जो आपको दिखा था, अगर आपको याद होगा तो उसमें था कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं करता। पशुपालन बिल्कुल करता है, गाय भैंस से अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग भी आता है। अच्छे उपकरण होंगे तो अच्छा फसल का उत्पादन होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन निजी धन उधार देने का जो प्रचलन है, इससे अर्थव्यवस्था में, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, चाहे शहरी अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, निजी लेन देन से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप में नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह उसमें नहीं आएगा। वहां पे क्या था, स्वयं सेवा है। तो स्वयं सेवा भैया आप चाहे जितना कर लो उसमें पैसा तो मिलता नहीं है, तो आर्थिक क्रियाकलाप तो है नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न था। 137 में क्या है, हाँ यहाँ भी वही प्रश्न है, कौन एक गैर आर्थिक घटकों में नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। जो आपके प्रश्न में था वही है। इसमें देखो मानव संसाधन है भाई, सामाजिक संगठन है, कृषि में विक्रय है। लेकिन भ्रष्टाचार कहीं से भी आपको लगता है कि ये आर्थिक विकास में किसी प्रकार से योगदान दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझ करके भी हल कर सकते हैं। आप बहु प्रश्न, बहुत सी चीजें नहीं ढूंढा करिए। ठीक है, भारतीय जनसंख्या जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है, उसके अनुसार जो स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य था वो 2045 था। लेकिन आप सभी को पता है कि अभी इसका लक्ष्य 2045 से जो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2070। बहुत बार पूछा गया है, बहुत आसान है। यहाँ पर भी देखिए वही है, 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था, अब वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब यह लक्षित वर्ष क्या रखा गया है, आप देख सकते हैं, उत्तर 2070 हो गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ भी ये प्रश्न है, तो पुराना हो गया। अब ध्यान रखिएगा, 2045 की जगह 2070 हो चुका है। गरीबी, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, है ना, इसके बारे में लुसेंट का पेज है, यहाँ पर बाकायदे दिया हुआ है। प्रश्न में आपके क्या था उसको देख लेना, मैंने बताया है। और बाकी एक बार और देख लेंगे, कहेंगे प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। 142 वही है, गरीबी, सापेक्ष गरीबी क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, ये सब चीजें दिया हुआ है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से प्रश्नों को हल कर लेंगे। अच्छा, 143 में योजना है, रुकिए प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। यही है, पूर्ण विषम निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, ये सब क्या है, इसमें को सही कूट का उत्तर देना था। कह रहा है निर्धनता के प्रकार क्या है। ठीक है, ये देखो योजना है, योजना है, इसका वर्ष जो सुमेलित करना है। एक दीनदयाल उपाध्याय है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014। दूसरा में है, क्या है, देखो हमको ही नहीं दिखाई दे रहा है, ये पेपर ही नहीं मिला मुझे, तो ऐसे ही लगा दिया था मैंने। तीसरा में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 सन दिया है। चौथे में है सांसद आदर्श ग्राम 2014 दिया हुआ है। ये कौन सा दिया है, 2017 है। खैर, इनका चारों का मिला हुआ है, मैं अभी आगे दिखा देता हूँ सब। ठीक है, 43 के बाद 44 में भी देखो, उत्तर प्रदेश से संबंधित है इकोनॉमिक्स का, उत्तर प्रदेश से संबंधित है अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति कौशल्या स्त्री निधि योजना है। इसमें कह रहा है कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, यही आपका उत्तर था। ये प्रश्न भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इकोनॉमिक्स का है। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना है। तो मनरेगा तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ग्रामीण भी सेंट्रल है, पंडित नेहरू वाला भी है। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे केंद्र सरकार का न होकर किसका है, उत्तर प्रदेश का। बेहद ही आसान, गंगा यमुना ये सब एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, ये मिला नहीं है, लेकिन है इकोनॉमिक्स का। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट पढ़ाते समय करंट अफेयर्स में बार बार बताता हूँ, कौन सी चीजें कौन जो है जारी करता है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना से किस वर्ष पुनर्नामित किया गया। ठीक है, ये है। और इसका भी है, ये करंट का है, बजट है, कौन से मंत्रालय में कितना आवंटित किया गया, ये करंट का विषय है, इसका मैंने साक्ष्य नहीं दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ देखते हैं। यहाँ देखिए लुसेंट का पेज है, आप देख सकते हो, 143 नंबर का उत्तर है। एक में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना था, तो देखिए सितंबर 2014 दिया हुआ है, यानी वो सही था। सांसद आदर्श ग्राम योजना भी 2014 दिया था, यानी वो भी सही है।
मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 2014 है। यहाँ आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य वाला दिया हुआ है। ठीक है, इसका सन कट गया है, देख लेना, एक ए है। देखो यहाँ पे ए उत्तर है आपके, एक विकल्प में ए था, दूसरा ए था, तीसरा तीसरा ए था शायद, और चौथा ए था, मिला लेंगे। ठीक है, तो इन सब का पूरा देखो लिस्ट ही दिया हुआ है सारी योजनाओं का। इसमें एक बार मेहनत करना होगा, या तो यहाँ से आप पढ़ लो, या तो एक आती है आर्थिकी, अर्थ की आती है, घटना चक्र की भी आती है, और परीक्षावाड़ी की भी आती है। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन, ये भी दिया है। ये जो आपका पीसीएस वाला था, देखो ये स्केच पेन से मैंने घेरा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा आप साफ सब देख सकते हैं, सारा योजना दिया हुआ है। अब ये देखो सेम प्रश्न यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में दिया है। ये प्रश्न अब 23 में पूछने का क्या मतलब है, लेकिन पूछा है। गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र तो है विकल्प में, बाकी जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का है, राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू कुछ करके था, और मनरेगा के यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है, और वहां पे जो आपके विकल्प के पीसीएस वाले में था शार्ट नाम था। ठीक है, प्रश्न वही है, हूबहू वही है, बस वहां पे ये मनरेगा कर दिया था, शार्ट में नाम लिख दिया था, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया है। ठीक है, वही प्रश्न है आरओ 2010 में पूछा गया है। तो गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा योजना है, उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है, केंद्र सरकार की योजना न होकर के यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। बाकी जो मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सब क्या है, केंद्र सरकार है। ठीक है, हूबहू प्रश्न यही है। अब आप कहें कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मनरेगा होना चाहिए, तो ये कोई बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 149 नंबर, मध्याह्न योजना। 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। ठीक है, अब बात आती है उसे प्रधानमंत्री क्या करके था, उसमें कब बदला गया, पोषण, प्रधानमंत्री पोषण करके कुछ है ना, तो करंट का मुद्दा है, उसे देखना पड़ेगा 2019 या 2018 ऐसे कुछ है। ठीक है, 2019 और 2018 में मुझे कंफ्यूजन है, उसको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में किस में है। ठीक है, और रही बात है जो एक ऊपर पर्यावरण का था, ये माल्थस का सिद्धांत है, जो कि ये मेरा खुद का नोट्स है जनगणना का, उसमें मैंने ब्यौरा में बकायदे दिया हुआ है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत व्यवस्थित तरीके से अच्छे से लिखा गया है। अब शुरू हो जा रहा है, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो शुरू ही है। समीक्षा अधिकारी का प्रश्न है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। तो पीली क्रांति बहुत ही आसान है, बच्चों जैसा प्रश्न है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, न कि जूट उत्पादन से। तो दूसरा कथन जो है कारण वाला, वो तो अपने आप कट गया, तो बचा ये बेहद ही आसान प्रश्न है। तो इसमें तो आपको अगर नहीं भी पता हो ये प्रश्न कैसे हल किया जाता है, एक तो 100% आपको पता चल गया कि भाई ये 100% पता है हमको कि पीली क्रांति जूट से नहीं संबंधित है, तिलहन संबंधित है। तो आपके पास विकल्प की है क्या है, ऐसा तो विकल्प ही कोई नहीं दिया है कि दोनों असत्य हैं, है ना। तो सीधा सीधा प्रश्न था बच्चों वाला, आराम से आप कहते ये सत्य है और असत्य है। ठीक, चल, पीत क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। बहुत बार पूछा गया, एक दो बार नहीं पूछा गया। पीली क्रांति तोरिया सरसों तिलहन वही है भाई। जूट उद्योग, लीजिए प्रूफ की बात करते हैं, लुसेंट का है ये पेज, प्रूफ भी देख लीजिए। जूट उद्यान भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है जूट के रेशम सामानों का निर्माण। ठीक है, काम, चलिए ये जगह दिया है कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जगह है जूट उत्पादन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, तो हर जगह दिया है। देखिए घटना चक्र का पेज है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली बार का है ना, हाँ प्रथम चरण है, तो हमको सन क्या मिल गया, 19 जुलाई 1469, तो 1969 हो गया यहाँ पे। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जो दूसरा दौर है वो कहाँ गया जी, ये है 1980, 15 अप्रैल 1980, तो हमको मिल गया भैया 1980। ठीक है, 1980 मिल गया।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की बात है, वो कब हुई है? बहुत ही आसान प्रश्न है यार, ये तो बहुत बार आया हुआ है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अगर आप यहाँ से भी देखिए, यहाँ भी पूछा गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है 1975 है ना जी। आगे और साक्ष्य दिखाएंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। और नाबार्ड तो 1982 है ही, ये मान लो 75 है। ठीक है, तो अब क्या कमी रह गई है? अब मिलाने में क्या है? अरे भाई, एक तीन, एक तीन, दो, दो चार, हो गया, मिल गया आसानी से, है ना। इसका साच भी है, प्रथम वाला हो गया, द्वितीय हो गया राष्ट्रीयकरण का। ठीक है, उसके बाद जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात है। देखिए यहाँ पे व्याख्या इसका मिट गया है, इसमें भी सन मिल जाता है आपको। नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ये देखो यहाँ पर है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। देखो मुझे याद था, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि काफी दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन तब भी देखो ऐसे ही दिमाग क्लिक करता है। जब आप सोचते हो मैं भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों का सर मेरा तैयार नहीं हो पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है ना, इस तरह की चीजें आप बोलते रहते हो, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भूलते नहीं हो, इतना ज्यादा पढ़ लेते हो ना, इतना ज्यादा पढ़ लेते हो कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत बोझ हो गया, लगता है सब भूल गया। ऐसा नहीं है। जब आप हजारों प्रश्न से निकल करके आएंगे 150 प्रश्न में, तो उसी हिसाब से आपका दिमाग भी बैलेंस हो जाता है और उतने प्रश्नों तक ही, 150 प्रश्नों तक ही सीमित हो जाता है। हाँ, उसके लिए शर्त है कि आप अच्छे से पढ़ाई करे रखो। ठीक है, भूलने का मतलब ये है कि देखो, आप हमसे क्या कहोगे? कहोगे सर मेरा पेपर खराब हो गया। मैं कहूंगा क्यों खराब हो गया? आप कहोगे आया ही नहीं है, फंसा ही नहीं। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। तो मैं चेक करके, जैसे पीसीएस का साक्ष्य दे दिया, आरओ का साक्ष्य दे दिया, अगर उसका मैं साक्ष्य मान लीजिए आपको दे देंगे और आपकी गलती निकलेगी, तब क्या करोगे आप? तब तो नहीं कर सकते ना। तब तो आप अपनी अपनी गलती आपको मानना पड़ेगा कि भैया आपने पढ़ाई ही नहीं किया, अच्छे से मेहनत ही नहीं किया। एक होता है पढ़ना, एक होता है अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। तो अब आप मन लगा के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता है। करंट अफेयर्स किताब बता दिया, मत भटको, किसी का नोट्स, किसी का जो है मत पढ़ो, 2 मैगजीन पढ़ो, उसी को 5 बार 6 बार, जितनी ज्यादा बार पढ़ पा रहे उसको पढ़ो। ठीक है, उसके बाद किताब बता दिया, 7 पाठ घटना चक्रावलोकन है व्याख्या समेत। और कोई अच्छी किताब है जिसमें व्याख्या समेत सारे प्रश्नों को सॉल्व दिया है, उसको बार बार पढ़ो, है ना, अच्छे से पढ़ो, तो आपका काम हो जाएगा। परेशान हो गए मतलब का। हाँ, वित्तीय संस्थाएं, कृषि ग्रामीण बैंक, यहाँ भी दिया हुआ है 1982 का। अरे वही नाबार्ड यार, इसका छोटा बड़ा नाम लिख दिया, फुल फॉर्म लिख दिया, कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, मतलब नाबार्ड। 12 जुलाई 1982, सब तो दिया, स्टेट बैंक कब हुआ, यूनिट ट्रस्ट, औद्योगिक निगम, सब दिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी दिया है। नहीं पढ़ोगे तो कहोगे भैया पढ़े नहीं, गलती कर गए, तो मैं क्या करूं? हाँ भैया, आइए, क्षेत्रीय ग्रामीण ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, सब दिया है, सब दिया है भैया, सब दिया है। यहाँ भी देखो लुसेंट का पेज है, अभी तो मैंने आपको घटना चक्र दिखाया था लुसेंट को, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का और 15 अप्रैल 1906 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, पहला दूसरा चरण सब दिया हुआ है। कौन सा बैंक का कब, देखिए यहाँ पे दिया, बाकायदे दिया, पहले चरण में कौन से बैंक राष्ट्रीयकृत हुए, 1900 का नाम दिया, 14, सॉरी पहले 14 था, फिर बचे थे 6, यहाँ दूसरे चरण वाला 6 का नाम दिया है ना। तो पढ़ो तो। ये प्रश्न मैंने गलत बता दिया था क्योंकि मैं बैंक का ध्यान नहीं दिया था, पिन का शायद डायरेक्ट मैंने बता दिया था। पिन का एक बार फुल फॉर्म पूछा था, तो पिन का होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब बात आ जा रही है बैंक का, इसमें पूछा गया है तो ठीक है। बैंक के लेन देन में पिन का क्या होता है? पर्सनल आईडी आइडेंटिफिकेशन या परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, है ना। इसको आप देख लो, पेन का तो पर्सनल ही होता है ना जी, लेकिन पिन है जी, पेन नहीं है, पिन है। ठीक है, ये देख लेना, अभी मुझे भी याद नहीं पर्सनल है या परमानेंट है। ठीक है, तो मैं पता कर लूंगा, अगर नहीं पता चलेगा तो आप बताना, हम बताएंगे। ठीक है, पर्सनल है या परमानेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आप इसको देख लेना। पिन का है तो पिन वाला तो हो ही गया, ये मैं साच दिखाया था तो बहुत लोगों ने याद दिलाया तो हमको भी याद आ गया। देखो ये तेल शोधनशाला,
इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है और कभी कभी भूगोल में भी आ जाता है। तो मैं दिखा दिया, इसका भी साक्ष्य आप लोगों को। बरौनी बिहार में पड़ता है, ठीक है। कोयली बड़ोदरा में पड़ता है। बोंगईगांव असम में पड़ता है, ठीक है। बरौनी कहाँ है? बिहार में है। बोंगईगांव असम में है। कोयली गुजरात में है। बीना मध्य प्रदेश में। आसान प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका सच मैंने एक मार्क कृषि गुणवत्ता हेतु का सूचक है। एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका साक्ष्य दिया हुआ है। फिर इसके तहत एक मार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी मुहर है, ठीक है। यह उत्पाद भारत सरकार के विपणन द्वारा निश्चित निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं, ठीक है। पूरा साक्ष्य दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। आप देखो, निम्नलिखित कौन भारत का बोर्ड मुख्यालय सुमिलित नहीं है? मसाला बोर्ड कोच्चि, चाय बोर्ड कोलकाता, रबर बोर्ड कोट्टम। सब दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है। देखो कॉफी बोर्ड कहाँ है जी? लुसेंट का पेज है, कर्नाटक बंगलुरु। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। सब तो दिया है लाइन से, है। देखिए ना। और यहाँ भी देखो, ये देखो घटना चक्र का पेज है, सब कुछ दिया हुआ है। और ऊपर लुसेंट का पेज था, है ना। सब दिया हुआ, पढ़ लो एक बार। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। कोई डाउट है क्या? जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, उनका पेट भरने के लिए तकनीकी नहीं आएगी तो कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट है क्या? है? बिल्कुल डाउट नहीं है, दोनों सही है। हैं भाई? कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है ही, और कृषि पानी पर ही निर्भर है। किस पर? पानी का मतलब प्राकृतिक वर्षा पे है। बहुत जगह पानी की उपलब्धता ठीक से नहीं है। उर्वरता की बात करें, वो भी समस्याएं हैं। तो दोनों ही सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत आसान प्रश्न है ये तो। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। बहुत जगह दिया हुआ है, हर जगह दिया है, आप लोग देख सकते हो। जनगणना देखिए, यही प्रश्न था। ये नहीं, ये दूसरा है। इसमें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत आसान है। मैं नहीं कहूंगा कि भैया मेरे ही नोट से आया है, बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा नहीं है, ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा। नगरीय प्रतिशत कितना है? ठीक है, 31.1%, ठीक है। 31.1%। अब बात करते हैं, यहाँ 31.2 दिया है, 31.7 दिया है, 31.8। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो दिया है, ठीक है। बहुत से लोग गलती करके आए, तो 31.1%, ये हमारे नोट्स का है, ठीक है। पूरा पूरा मैंने दिया था 31.16। तो क्यों क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आप क्यों गलत उत्तर करके आ रहे हो जबरदस्ती? भैया यहाँ आपके पास एक विकल्प तो ऑलरेडी दे ही रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको चुनने की बजाय इसमें 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 काहे दिमाग चला रहे हो? सही चीज बोल रहा है और एक विकल्प आपको दे रहा है, तब भी आप जबरदस्ती लगा के चले आ रहे हो। है 31.16 या 31.1, दोनों में से जो विकल्प देगा उसको चयन करके आइएगा, नहीं फिर गलती करके आओगे, ठीक है। कितना बढ़िया से नोट्स दिया है। इसकी किताब भी आ रही है, अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। किताब आ रही है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब कुछ दिया है। यूपी का, भारत का, वर्ल्ड का, बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तराखंड का, सब दिया हुआ है। बहुत अच्छे से दिया है। इसको आप लोग और अच्छे राइटिंग में लिख दिया हूँ व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। नगरीय जनसंख्या लो भैया, यही प्रश्न सेम टू सेम यही तो था। 31.16 है जो मेरे नोट्स में, यही है। कितनी बार पूछा दिए, पूरा छापा पड़ा है ना। अब ये भी प्रश्न आप गलत करके आओ तो ये हमारी गलती नहीं है, पेपर वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र उद्योगों के असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जन्म की है, ठीक है। सही बात है, चीनी उद्योग प्रारंभ में तो उत्तर प्रदेश में था ही, है। उत्पादन में भी चीनी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था। बीच में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आ गया, तो उत्तर प्रदेश दूसरे में आ गया। लेकिन वर्तमान में फिर से उत्तर प्रदेश आ गया है। लेकिन कुछ तो चीनी और गन्ना का जो है, जो व्यापार है दक्षिण की तरफ आकर्षित हुए हैं, उसके पीछे क्या कारण है ना। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो है तो दोनों उत्तर सही, कोई इसमें डाउट ही नहीं है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न दूसरे तरीके से घुमा के आ जाए, जैसे चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है। इसमें देखो उत्तर दे रहा है कि दोनों सही है और स्पष्टीकरण सही है। तो व्याख्या जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु एवं काली मृदा क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता, ट्यूबवेल सिंचाई विकसित होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उधर ज्यादा फैल गया है। ठीक है, प्रारंभ में उत्तर प्रदेश था, यहाँ तक उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रारंभ में 1960 के आसपास उत्तर प्रदेश, बिहार मुख्य चीनी उत्पादक थे। ठीक है, किंतु उसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु और काली मृदा आदि होने के कारण वहां पर ट्रांसफर हो गया। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता आदि पाया जाता है, इसीलिए क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया यहाँ से। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम 2020 में, मैंने बताया कि अभी फिर से उत्तर प्रदेश आ गया है पहले स्थान पे, बीच में महाराष्ट्र हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं पूरा साथ दिया हुआ है। अरे लॉर्ड डफरिन के पीछे पेपर वाले पड़ गए हैं। भारत में ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के काल में पहली बार देखो पीसीएस में भी प्रश्न आया था, बस वहां पूछने का तरीका बदल गया था। एक कह रहा है कि पहली बार इसमें लॉर्ड डफरिन नाम दे रहा है, वहां पे सन दे दिया था। सन में क्या है 1971 कर दिया था कंफ्यूज करने के लिए, और एक दे दिया था 1911। अब जो अच्छे से नहीं पढ़ के गया होगा तो 1971 और 72 में कंफ्यूज हो गया होगा, तो गलती कर गया होगा, है ना, या दिमाग नहीं चला पाया होगा अच्छे से। जैसे नगरीय प्रतिशत पूछ दिया, 31.7 विकल्प दे दिया, 31.8 दे दिया, 31.2 दे दिया, चौथा विकल्प में से कोई नहीं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपना अनुमान लगा के चले आए, जबकि 31.16 है। 31.1 भी नहीं दिया, 31.16 भी नहीं दिया। उसी तरह यहाँ पे 71, 81 पीसीएस में करके पूछा था, यहाँ डायरेक्ट नाम ही दे दिया है। लिटन, लिटन दिया है, लिटन है नहीं, रिपन का नाम नहीं दिया है, लॉर्ड मेयो का दिया है, लॉर्ड डफरिन। देखा डफरिन में कर रहा हूँ, देखिए यही है, दिमाग अगर उड़ता है ना, ऐसे कभी कभी दिमाग उड़ता है, इसी को कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक करना। लॉर्ड डफरिन कहाँ से आ गए भाई, 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो होंगे, उत्तर दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लॉर्ड मेयो, इनके समय में 1972 में पहली बार जनगणना भारत में हुआ। ठीक है, नियमित जनगणना प्रथम बार 1981 में इसके समय में हुआ था, लॉर्ड रिपन, लिटन नहीं, रिपन के समय। ठीक है, चलिए यहाँ प्रश्न बार बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, एकदम सस्ता और आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था भैया 1972, लॉर्ड रिपन 1981। बस बार 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 प्रश्न आए हुए। ठीक है, ये क्या है, भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। बहुत ही आसान है, मेरे नोट्स में भी आया है, में आसान प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन आया है। जनसंख्या घनत्व देख रहे हो ना, यहाँ पे आओ, पूरा यहाँ केंद्र संघ शासित से लेकर के नंबर 1 से शुरू किए हैं, और यहाँ बिहार से जहां से आता है प्रश्न, बिहार, उत्तर प्रदेश, देखो 7 सीरियस दे दिया है। फिर जिसमें फंसाता है, थोड़ा कठिन बनाता है, यहाँ पे दे दिया है। इतना व्यवस्थित कहीं मिलेगा नहीं आपको नोट्स। एक एक दो दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टि से, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, इस किताब को भी निकाल रहा हूँ जल्दी। निम्नतम अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, इसका सीरियल 8-10 दे दिया, कैसे भी पूछे, कहीं नहीं जाना है आपका। जिला भी दे दिया है ना। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या गणित पश्चिम बंगाल नहीं, अब बिहार हो गया भैया, नए डाटा के अनुसार बिहार हो गया है पहले पे, फिर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, किताब का नाम है, लुसेंट में भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे दिखा है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस, जे एम्किंस, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, गुन्नार मेडल, एशियन ड्रामा, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। दिखाएं, आइए। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। लो भैया, यहीं से प्रश्न डायरेक्ट जो है, ये तो प्रश्न ही आया है, कब आया है, यूपीएससी मेंस 2012 में। आइए आगे बढ़ते हैं, लिस्ट देखते हैं। देखो ये देखो लिस्ट है, एडम स्मिथ किसके लेखक है, इनका पुस्तक कौन है, वेल्थ ऑफ नेशंस। गुन्नार मेडल, एशियन ड्रामा, ये दिया तो है जी, ये देखो ना, एशियन ड्रामा, दूसरा सही हो गया। चलो एक और मिला लेते हैं, कौन सा है,
ये देखो, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, किन्स, ठीक है, किन्स, ये देखो लास्ट वाला, ठीक है, किन्स नहीं, ये वाला है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसका साक्ष्य दे दिया, तो जाहिर सी बात है बच्चा कार्ल मार्क्स वाला यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आइए, देख रहा है ना पूरा लिस्ट, ये देखिए लुसेंट का पेज है, ऊपर कौन सा है, एक पेज का है, धुंधला हो गया, लुसेंट का ही है, ठीक है। चलो, ये तो खैर मैं भूगोल वाले में दे दिया था, लेकिन एक प्रकार से देखो तो इसमें पूछा हुआ मैगजीन उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चिकमंगलूर जो क्षेत्र है यह तो कर्नाटक में है और मैगजीन उत्पादक क्षेत्र भी है, लेकिन इस प्रश्न को आप जो है कृषि वाले, अर्थव्यवस्था वाले बुक से भी पढ़ करके जान सकते थे कि चिकमंगलूर में कॉफी का उत्पादन भी किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से चीजें कनेक्ट करके तैयार कर सकते हो। ये देखो आ गया, प्रश्न दे ही दिया है, चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए नहीं भैया, चिकमंगलूर शर्करा नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए है। तो यहाँ से भी आप ये जान सकते थे कि चिकमंगलूर कर्नाटक में है 100%। बार बार जब ये पढ़ोगे तो ये तैयार हो जाएगा। वहां मैगजीन पूछा है कोई बात नहीं, लेकिन वो कह रहा है, प्रश्न भी तो कह रहा है कौन सा ऐसा स्थल है जो कर्नाटक में मैगजीन उत्पादक नहीं है ना। तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि कर्नाटक में ये जगह स्थित है, यहाँ पे काफी उत्पादन है। तो ऐसा नहीं है काफी उत्पादन होता है तो मंगलूर नहीं होता है। बाकी जो विकल्प बचते हैं कि इसमें बेल्लारी है कर्नाटक में, हाँ है, शिमोगा है, हाँ चिकमंगलूर भी तो है। कंफ्यूजन होगा कि मैगजीन उत्पादक है कि नहीं, मैंने तो पढ़ा था कि काफी उत्पादक है, लेकिन ये श्रीकाकुलम क्या है, इसका नाम तो मैंने नहीं सुना है कर्नाटक में। तो इस अनुमान से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए, पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है, पढ़ोगे अच्छे से समझ। इलाहाबाद बैंक की स्थापना, पंजाब बैंक की स्थापना, अवध कमर्शियल बैंक, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना, इसका पूछा गया है, अर्थव्यवस्था का ही प्रश्न है ना। इसका लिस्ट दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 दे दिया है, अवध कमर्शियल बैंक 1981 का घटना चक्र का फोटो है, पंजाब नेशनल बैंक 1894, ठीक है। चलो आओ भैया, पंजाब नेशनल बैंक 1894, इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कमर्शियल 1981। चलो मान लो अलायंस बैंक ऑफ शिमला नहीं मिला, तो कौन सी आफत आ जा रही है, अरे सर्वश्रेष्ठ थोड़ी न हो जाओगे। हाँ देखो बताना चाह रहा, एक जगह आज गए थे कोचिंग में, कह रहे थे हमारे जानने में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीसीएस में 150 में 130 प्रश्न भी करते हैं। हमने कहा अच्छा आपके टेस्ट सीरीज से करते होंगे, बाकी तो हमें नहीं लगता आयोग का पेपर कर रहे होंगे। बाद में पता चला उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें 130-35 कर रहे हैं, वो डाटा हमको कर रहे हैं। वो सब बातें नहीं, वो छोड़िए। मार्केट में किस तरह की टेस्ट सीरीज, बड़े बड़े कोचिंगों का नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी बड़े कोचिंग आपके ध्यान में है, मार्केट में जब उनकी किताब खरीदा करो, टेस्ट सीरीज खरीदा करो, तो पलट के जरा देख लिया करो। जैसे मान लो पिछला जो लाए हो उससे इससे मिला लिया करो। ये लोग पुराना हेर फेर उसी में करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पहला प्रश्न लास्ट में कर देंगे, लास्ट वाला प्रश्न पहले पेज पे कर देंगे, बीच वाला फिर घुमा कर इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, ऐसे बुला कर बेवकूफ लोग बनाते हैं। तो टेस्ट सीरीज जो है, जो विश्वसनीयता वाले हैं, मैं किसका बताऊं, मैं तो 3-4 देख चुका हूं, सब वही अगल बगल अलट पलट ऊपर नीचे दाहिने बाएं करते रहते हैं और छात्रों को बेवकूफ बनाते हैं। बड़े बड़े कोचिंग, ये मत सोचना मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े कोचिंगों की बात कर रहा हूँ जिनका नाम जो है पूरे देश में है। लेकिन वही है, नाम बिक गया तो कचड़ा बेच दो, घास बेच दो भैया, केसर बता करके वो भी बिक जाएगा। वही हाल है यहाँ पे दिल्ली में कोचिंगों में या कहीं भी कोचिंग हो, घास को केसर बता करके अगर बेच देंगे तो लोग खरीदने वाले लाइन लगा करके, जैसे आज आईफोन लगाने के लिए कुछ जो है लाइन लगे हुए हैं मुंबई में ना, भेड़ों की तरफ फोटो आई है, उसी तरह यहाँ पे घास लेने के लिए केसर के नाम पे लोग लाइन लगा करके ले लेंगे। तो टेस्ट सीरीज वगैरह हिसाब से खरीदा करो, ऊपर नीचे करके वही बार बार बेचते हैं, पिछले साल का इस साल, इस साल का पिछले साल, ऐसे करते हैं, बड़ा धांधली है भैया। तो 3 मिल गया भैया, तो 1 नहीं मिल रहा है तो मत सर दर्द करो, 3 मिल गया, तुमने पढ़ लिया। यहाँ पे विकल्प क्या है भाई कि इलाहाबाद बैंक, चलो 1 और 3 कहाँ है, अच्छा बात ही खत्म हो गया, प्रश्न ही आसान बना दिया। ये तो 3 मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, तो 1 पहले आप अपने आप हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 का दे दिया, इलाहाबाद बैंक दे दिया, कमर्शियल दे दिया, पंजाब दे दिया, 1 का नहीं मिला है, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य, देखिए पीसीएस में भी मिलता जुलता आया था, दोनों मिक्स हो गए थे क्योंकि पेज दोनों का एक ही लगाया था। देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए मिशन इंद्रधनुष आरओ में पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरओ में पूछा गया, और क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाला ए वाला देखो आरओ में पूछा गया है, और क्या है जी मुस्कान योजना, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष हो गया, 3 हो गया। मुस्कान योजना कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इसमें, शायद इसमें नहीं हो। ठीक है कोई बात नहीं, 3 मिल गया। तो हमने देखा मिशन इंद्रधनुष क्या है 2014, मिशन इंद्रधनुष 2014 हो गया। ठीक है, और जन आरोग्य क्या हो गया, जन आरोग्य 2018 हो गया। मिशन इंद्रधनुष तो हो ही गया। अब क्या बचा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, कहाँ है गरीब कल्याण, मार्च 2020, मार्च 2020 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, 3 तो मिला ना जी, बस हो गया, प्रश्न सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, 1-2 नहीं भी मिल रहा है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, विकल्प क्या आना है, पहला के मिल गया 2020, ए का 2, ए का 2, ये भी बहुत आसान है, एक ही विकल्प अगर आपको पता होता तो भी आपको उत्तर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, संस्थान है, संस्थान वाला प्रश्न है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है कि नहीं है, राष्ट्रीय कृषि उपयोग मऊ में है कि नहीं, बकरी अनुसंधान मखदूम में है कि नहीं है, यही गलत है, इसका साक्ष्य दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, बकरियों पर शोध का केंद्रीय विषय कहाँ है, मखदूम, मखदूम कहाँ है, मथुरा में है। तो डायरेक्ट प्रश्न ही आया है 2017 में, ये तो कृषि वाला हो गया है, इसको छोड़िए। आइए भैया, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न का जवाब है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो कहाँ है, मऊ उत्तर प्रदेश। प्रूफ हो गया, एक का प्रूफ हो गया, इसका प्रूफ हो गया ना, मऊ उत्तर प्रदेश, ये सही है। ठीक है, यानी दूसरा वाला गलत है। एक हम्म, कितना ऊपर चला गया। हाँ, ये बकरी वाला है, बकरी वाला पता चल गया, मथुरा में है, मखदूम में है और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आपका मिल गया कौन कौन सा था, हाँ भारतीय चारागाह वाला भी देखो मिल गया, झांसी में है, 47 का उत्तर है। ठीक है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान जो दे रहा है बनारस, ये वाला देखो विकल्प बी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी दे रहा है यही गलत है, बाकी तो सब मिल ही गया ना जी। है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी मऊ क्लियर हो गया, भारतीय कृषि प्रणाली मोदीपुरम में है न कि वाराणसी में, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ठीक है, सब दिया तो है, बकरी वाला मथुरा, चारों विकल्प मिल गया। पहला कृषि विद्यालय पंतनगर 1960 में स्थापित किया गया था, ठीक है। दूसरा है इसके साथ ही कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किया, इसका साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में सीधा दोनों में है। कई विश्वविद्यालय है, 1960 दे रहा है, ये दे रहा है 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, रायपुर, कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित, महाविद्यालय है। ठीक है, ये क्या है, विश्वविद्यालय है, पंतनगर में स्थापित किया गया। तो पहला वाला तो बहुत बार मिला है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया, 1960 में। कहाँ पे भैया, देख रहे पहले तो ये उत्तर प्रदेश में ही था, अरे भाई उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में ही था। तो 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया, इसका बाद में नाम क्या हो गया, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विद्यालय। देश का पहला कृषि विद्यालय एक बार नहीं बहुत बार आया गया है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया, कब, सन 1960। ठीक है, और क्या है, ये वही है कृषि उसी वाला पंतनगर वाला, पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, और ये झूमिंग कृषि, चलवासी कृषि वगैरह के बारे में कुछ पूछा था। ठीक है, कौन सा कृषि की बात की जाती है, झूमिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, दक्षिण पूर्वी एशिया में है नहीं, अपने भारत में ही दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये तो सही है। लद्दाख और मिल्पा बात है, इसका थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, सब कुछ तो नहीं मिला। झूमिंग कौन करते हैं, खासी करते हैं, खासी कहाँ, मेघालय साइड में। ठीक है,
ये सब है, सारा नहीं मिला है। चेना, झूमिंग, मिल्पा, मिल्पा का संबंध भी चलवासी कृषि से है। ठीक है। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? म्यांमार में की जाती है। इस तरह से चीजें दिए हुआ है। ठीक है। एक दो विकल्प अगर नहीं भी मिल रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये जनगणना का नोट्स है, इसे आप अगले हफ्ते तक मार्केट में देखेंगे। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से मंगवा सकते हैं। बेहद स्मार्ट, कुल 100 पेज के अंदर ही है, जिसमें से जैसे आपको यूपी देना है या बिहार देना है, तो आपको वर्ड इंडिया, यूपी, बिहार देना है तो बिहार, कुल मिला के 50 के आसपास में आपका काम हो जाएगा। वहीं से पढ़िए, और 5 प्रश्न आ रहा है तो इसमें से 5 हो सकता है मिल जाए, 4 मिल जाए, है ना। और अगर 4 कम से कम मिल ही जाएगा। एक आध बहुत कठिन करंट से अपडेट करके नया डाटा का प्रश्न पूछेंगे तो वही बाहर हो सकता है, बाकी परंपरागत में एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, आप देखिएगा। ठीक है। इसको ले सकते हैं। देखिए, ये किसी ने मंगवाया था, इनका चश्मा भी इसी में आ गया है। एक किताब मंगवाए हैं, किताब तो बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत अच्छी किताब है, आप लोग इसे लेकर के पढ़िए। हिंदी में दावा कर रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 55+ सीमित सूरत में रहने वाले हैं। ठीक है। बाकी तो आज मैं ऐसी ऐसी बात सुन के आया हूँ कोचिंग में भैया, कि 133, 140, 150 में लोग कर रहे हैं। आरओ में कर रहे हैं कि हमारे दोस्त थे कुछ लोग, कोचिंग वालों बात बता रहा हूँ, कह रहे हैं कि हमारा दोस्त है 140 में 120 करता है। हमने कहा यार एक बार मिलवा देते तो मैं उनका पैर धुल करके पी लेता भाई साहब को। तो बाद में पता चल रहा है, अरे बाप रे, 130-135 तो कम है। उनका टेस्ट का मैंने पीडीएफ देखा, टेस्ट करा रहे हैं 150 में 143 में, पागल हो गया। मैंने कहा, बस 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 बस, पूरी कहानी समझ में आ गई। क्योंकि ऐसे ही मेरे जानने में एक लोग थे जिन्हें बड़ा सम्मानित किया गया था कोचिंग में बुला करके, वो आईएएस के टेस्ट सीरीज में टॉप किए थे। बाद में पता चला मार्केट में जो किताब, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उन लोगों का, उसी में से सारा का सारा प्रश्न में आ गया। 90 लगभग 90% उसी में से आ गया, इसीलिए वो टॉप कर गए। वाह वाह वाह। हमने कहा मुबारक हो, ऐसा इसको करते रहिए भैया। मेरे तो हिम्मत नहीं है कि मैं 150 में 140, 145, 135 कर पाऊंगा। ठीक है। चलिए खैर, ऐसे बहुत सी चीजें हो रही मार्केट में, आप अपने टारगेट को ध्यान रखिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त होकर मन लगा के विश्वास के साथ पढ़ो। विश्वास डगमगाओगे, 50 लोगों की बात सुनोगे, भटक जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, पढ़िए मन से, एकदम मस्त होगा। ठीक है। तो नहीं पढ़ोगे तो वो भी मुझे पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।